जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ चुके थे और क्षेत्रों के आधार पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और वहीं नियंत्रण के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। नियंत्रण के आधार पर हमने बताया था पूंजीवाद पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था? एडम स्मिथ। किसने बताया था? एडम स्मिथ। किस चीज में बताया था? आहस्तक्षेप सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आहस्तक्षेप सिद्धांत। बताया किसने था? बताया किसने था? एडम स्मिथ ने। और वहीं आगे हम बात करते हैं कि जो आहस्तक्षेप सिद्धांत होता है, इसमें बताया गया कि जो सरकार होता है, इसका नियंत्रण जो होता है वो बहुत कम होता है। सरकार को किससे मतलब रहता है? टैक्स से। और इसमें अधिक से अधिक किसकी बात होती है? अधिक से अधिक लाभ की बात होती है। किसकी बात होती है? लाभ की बात होती है। वहीं राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में किसने अवधारणा दिया था? किसने दिया था? जेएम किन्स ने। किस पुस्तक में अवधारणा, इनका सिद्धांत किस पुस्तक से अवतरित है? ये दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स, जेएम किन्स नहीं। किसने? कार्ल मार्क्स। राज्य का सिद्धांत, राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। पुस्तक इनकी कौन सी थी? दास कैपिटल। देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था दो भागों में होती है। एक होती है समाजवाद, एक होती है साम्यवाद। समाजवाद अपनाने वाले सबसे पहला देश कौन सा है? रूस, रसिया। कब? 1917 ईस्वी में। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें लोगों के सबसे ज्यादा भलाई के बारे में बात होती है ना। राज्य अर्थव्यवस्था में लोगों के लाभ की बात होती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं साम्यवाद, जो हमारा जैसे उत्तर कोरिया, चीन, वहां पर कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? साम्य अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों के तथ्य शामिल कर लिए गए हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। वहीं आगे हम बात करते हैं, हम लोग क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, जिसमें विकसित, विकासशील और पिछड़ी अर्थव्यवस्था ना। विकसित देश में देख लिए, हमने बताया है कि जो क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्रों के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। पहला क्षेत्र कृषि है, दूसरा क्षेत्र उद्योग है और तीसरा क्षेत्र सेवा। देखिए, जो हमारा विकसित देश होते हैं, विकसित देश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? सेवा को दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर किसको दिया जाएगा? उद्योग को। और तीसरे नंबर पर कृषि को। वहीं अगर विकासशील की बात करते हैं तो विकासशील देशों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा किसकी भागीदारी रहती है? उद्योग की। दूसरे नंबर पर कृषि की और तीसरे नंबर पर सेवा की। और वहीं बात करते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किसकी प्राथमिकता रहती है भागीदारी? कृषि की, फिर उसके बाद उद्योग की, फिर उसके बाद सेवा की। इसके कुछ देश हमने बताया था, जैसे नाइजीरिया, कांगो, सूडान। यहाँ पर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और जैसे श्रीलंका हो गया। यहाँ पर अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया ना। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं, जो विकसित है, विकासशील है, पिछड़ी, ये 3 क्षेत्रों के आधार पर हम कृषि, उद्योग और सेवा के आधार पर इसका वर्गीकरण हम किए हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं, कौन से देश विकसित कहलाएंगे? देखिए, जिनकी जीडीपी, क्या जीडीपी, जीडीपी क्या होती? जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू आय। नॉर्मल शब्दों में क्या समझ सकते हो? सकल घरेलू आय। तो जिसकी जीडीपी अच्छी होगी, जिसकी जीडीपी अच्छी होगी, वो देश किस श्रेणी में आएंगे? विकसित। किस श्रेणी में आएंगे? विकसित। देखिए, सकल घरेलू आय क्या होती है? जो अपने क्षेत्र के, जो अपने हिस्से के, जो अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी तुमको पारिश्रमिक मिलता है, जितना भी तुम्हारी अर्निंग है, वो क्या कहलाती है? सकल घरेलू आय। अगर वही हम आगे बात करते हैं, इनकी जो जीडीपी होती है, इनकी जीडीपी बढ़ रही होती है। इनकी जीडीपी उच्च हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है? उच्च रहती है। हमेशा क्या रहती है? उच्च रहती है। और जो इनकी जीडीपी है वो बढ़ रही होती है। और जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आते हैं, इनकी जीडीपी क्या रहती है? न्यूनतम रहती है। इनकी जीडीपी क्या रहती है? सबसे लो रहती है। अर्थात अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो जीडीपी, इनकी जो जीडीपी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। इनकी जीडीपी आगे ग्रोथ करती है, बढ़ती रहती है, और इनकी जीडीपी न्यूनतम रहती है, कमी रहती है। जीडीपी के आधार पर भी हम विकसित, विकासशील, पिछड़ी अर्थव्यवस्था का मापन करते हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं, एक होता है पर कैपिटा इनकम। क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। ये आगे पढ़ाया जाएगा।
पर कैपिटा इनकम क्या होता है? सकल घरेलू आय। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है? देखिए जो नेशनल इनकम होती है तुम्हारी, जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम अपान नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो तुम्हारे यहाँ की क्या है, जनसंख्या है, अर्थात तुम्हारी कितनी आय है और तुम्हारी कितनी जनसंख्या है, उससे क्या निकलती है, पर कैपिटा इनकम। क्या निकलती है, पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो जो विकसित देश हैं इनकी पर कैपिटा इनकम कैसी रहेगी, इनकी पर कैपिटा इनकम कैसी रहेगी, इनकी पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छी रहेगी ना, अर्थात गुड। फिर इनकी मॉडरेट, या फिर समझ सकते हो हिंदी में इनकी सर्वोत्तम रहेगी, इनकी न्यूनतम रहेगी, इनकी कैसी रहेगी, मध्यम रहेगी। कैसी रहेगी, मध्यम रहेगी। अगर पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम देखें तो जिसकी सर्वोत्तम पर कैपिटा इनकम रहेगी वो विकसित देश की श्रेणी में आएंगे, जिसकी पर कैपिटा इनकम मध्यम दर्जे की रहेगी वो विकासशील के अंतर्गत आएंगे, और जिसकी पर कैपिटा इनकम न्यूनतम रहेगी वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, इतना याद रखना। अगर वह हम बात करते हैं जीडीपी के आधार पर, हमने बताया जिसकी अच्छी रहती है वो विकसित, जिसकी बढ़ रही होती है वो विकासशील, और जिसकी न्यूनतम होती है वो कैसी होती है अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था होती है। वहीं पर कैपिटा इनकम में जिसकी सर्वोत्तम है पर कैपिटा इनकम वो सर्वोत्तम, जिसकी मध्यम रहती है वो विकासशील, और जिसकी न्यूनतम रहती है वो पिछड़ी। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जीडीपी के बारे में हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जीडीपी के आधार पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा। किसकी बात करते हैं, शिक्षा के बारे में। देखिए कहां पर, किस देश में सबसे ज्यादा शिक्षित रहेंगे, कहां पर शिक्षा का ज्यादा प्रचार प्रसार रहेगा, कहां पर रहेगा, पिछड़ी कहां पर रहेगा, हाँ विकसित देशों में ना, जहां पर जो शिक्षा है वो सब सर्वोत्तम रहेगी, शिक्षा की व्यवस्था सर्वोत्तम, यहां पर मध्यम, यहां पर निम्न ना, अर्थात शिक्षा के आधार पर अगर देखा जाए तो जहां पर सर्वोत्तम शिक्षा की सुविधाएं रहेंगी वो देश विकसित श्रेणी के अंतर्गत, जहां पर मध्यम रहेगा वहां विकासशील, और जहां निम्न रहेगा वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी, पिछड़ी। कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी, पिछड़ी। अगर जीडीपी के मामले में देखा जाए तो इंडिया किस नंबर पर आता है, जीडीपी के नंबर में इंडिया किस, जीडीपी में, जीडीपी में किस नंबर पर आता है, 5वें पर। किसमें आता था, 5वें। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर बात किया जाए तो जिसका जो सर्वोत्तम श्रेणी में आएगा वो विकसित, और जो मध्यम श्रेणी में आएगा वो विकासशील, और जो जिसका निम्न स्तर रहेगा वो पिछड़ी। किसमें आएगा, पिछड़ी। आगे हम बात करते हैं आज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किसकी बात करते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। और किस आधार पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पादन के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, कैपिटा इनकम भारत में सर्वाधिक किस राज्य की है, सकल घरेलू आय अगर देखा जाए तो किस राज्य की सर्वोत्तम है, किस राज्य की सर्वोत्तम, किसकी बेहतर है, पंजाब की। न्यूनतम कहाँ की है, बिहार की, और सर्वोत्तम कहाँ की है, गोवा की। कहाँ की, गोवा की।
पर कैपिटा इनकम की बात हो रही। तो आगे हम बात करते हैं कि जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है ये कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर ना, नंबर 1। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। राइट करिए, लिखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। हमने बताया जहां पर वह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। जिन्हें उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसी का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं? राइट करिए, देखिए वह क्षेत्र जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में आता है। जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में आता है इसे कृषि संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। इसे कृषि संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए हमने बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन पर जो डिपेंड रहता है, और अगर वहीं हम बात करते हैं जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में आता है, और इसका नाम हमने बताया है कि इसे कृषि सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? देखिए जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कितना हिस्सेदारी है? प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है? कितनी है? अच्छा जीडीपी पता ही नहीं। अरे नॉर्मल शब्दों में तो बता सकते हो, हिस्सेदारी, पैसों की हिस्सेदारी समझ सकते हो। कितना योगदान है? कितना योगदान है? जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 17% है। कितनी है? 17% किसमें? जीडीपी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोजगार के मामले में, तो रोजगार के मामले में इनकी हिस्सेदारी कितनी है? जो प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र नहीं समझते हो? समझते हो? तो प्राथमिक क्षेत्र से टोटल अर्निंग जो होती है, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, देश में जो भी इनकम हो रही है उसमें कितना परसेंट इसका हिस्सा है? कितने परसेंट है? 17%। लेकिन ये देश में जितने लोग, जैसे मान लीजिए कि 100% रोजगार, जैसे 100 लोग रोजगार कर रहे हैं, तो 100 लोगों में से कितने लोगों को रोजगार देगा? कितने लोगों को रोजगार देगा? कितना देगा, कोई बता सकता है? 51% के आसपास। रोजगार के मामलों में कितना है? 51%। जैसे बताइए क्या क्या हो जाएगा इसमें? जैसे कृषि हो जाएगा, वानिकी हो गया, खनन हो गया, और खनिज हो गया, पालन। ये पालन का क्या मतलब हुआ? जितने भी पालन आएंगे,
मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन सारे किस में आएंगे? अच्छा डेयरी किस में आएगी? उत्पाद हो जाएगा। डेयरी किस में आएगा? देखिए पालन में जितने भी पालन हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, अंडा पालन, जितने भी पालन सारे इसमें आ जाएंगे ना। देखिए डेयरी, डेयरी का मतलब क्या होता है? ठीक। देखिए नॉर्मल शब्दों में हम डेयरी को यह समझ सकते हैं कि जहां पर दूध दिया जाता है, जहां दूध का कलेक्शन होता है ना, लेकिन डेयरी को उसको नहीं कहते। डेयरी का मतलब यहाँ पर हुआ पशुपालन। डेयरी का मतलब क्या हुआ? पशुपालन। तो जो हमारा डेयरी है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक। अच्छा ये बताओ, आलू है, आलू, आलू है, आलू जाना तो पोटैटो, पोटैटो समझते हो? पोटैटो का उत्पादन कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है? खेत में होता है। पर्यावरण के सीधे संपर्क में है, कृषि के सीधे संपर्क में है। ठीक। अब उसको तुमने कहां पर जाकर दिया? मान लीजिए किसी फैक्ट्री में दिया तो तुम उसको जाकर, अरे भाई साहब तुमने किसी व्यापारी को दिया, किसी उद्योगपति को दिया, अगर वो उद्योगपति है तो उद्योगपति कहां ले जाएगा? चिप्स खाते हो, चिप्स खाते हो तो डेयरी में क्या गया? तो डेयरी में मान लीजिए आपने दूध दिया भी तो क्या भी उसका वहां पर कोई दूसरा प्रोडक्शन बन गया? बन गया। जैसे आपने आलू दिया, आलू दिया किसी, जैसे दिया किसको, कौन सी कंपनी आती चिप्स की? बालाजी। जैसे बालाजी है या जो भी है, तो वहां पर जब चिप्स बन रहा है, चिप्स तो तुम्हारा द्वितीय में आएगा, लेकिन जो तुम्हारा आलू है, आलू प्राथमिक में आएगा। तो जो डेयरी है, डेयरी का मतलब नॉर्मल शब्दों में हम लोग ये समझते हैं कि जहां पर दूध दिया जाता है उसे डेयरी कहते हैं, लेकिन डेयरी का शाब्दिक अर्थ अर्थशास्त्र में नहीं। जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते तब तक अंग्रेजी का अर्थ नहीं निकाल सकते। अब कह दो हम बहुत वीक हैं, तो कह दो दुई वीक से हैं, तो मतलब तुम कमजोर हो, 2 हफ्ता से कमजोर, 2 दिन से कमजोर है। वीक मतलब कमजोर भी होता है, वीक मतलब सप्ताह भी होता है। और समझ में कि नहीं समझ में? तो अंग्रेजी की ज्यादा, डेयरी जो है, डेयरी मतलब क्या बताया हमने? अरे भैया जहां पर दूध बिकता है उसको तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन ये डेयरी का मतलब यहाँ पर हुआ पशुपालन जो करते हैं वो डेयरी के अंतर्गत आता है। हाँ समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, आगे राइट करिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र। राइट करिए द्वितीय क्षेत्र। अरे पशुपालन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हस्बेंड्री। क्या कहेंगे? हस्बेंड्री। लिख दें क्या? फिलहाल हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश ज्यादा जरूरी नहीं ना, मैं समझ से। ठीक, दूसरा पॉइंट राइट करिए। प्राथमिक हो गया ना, डालिए द्वितीय क्षेत्र, डालिए द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, देखिए द्वितीय क्षेत्र को और किस नामों से जानते हैं? द्वितीय क्षेत्र को हम और किस नामों से जानते हैं? सेकेंडरी। ठीक। हाँ, जैसे चाचा को और किस नामों से जानते हैं? अंकल। शाबाश। और? ठीक। और? अच्छा, मम्मी के देवर नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना? ठीक। ये सारे क्वेश्चन आएंगे ना। शाबाश। देखिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं इसे, हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। हमने क्या बताया? इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहते हैं? वि मतलब विशेष प्रकार के। अच्छा, जैसे सुनिए, कपास समझते हो?
जिसको ना पता हो कॉटन समझ समझ सकते हो। ठीक, अब डायरेक्टली आप कपास आप डायरेक्टली यूज करते हैं, कपास का आप डायरेक्टली यूज करते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में होगा नहीं हम दीपक जलाते हैं, हाँ, लेकिन कपास जो कॉटन उससे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, बहुत चीजें बनते हैं फिलहाल, लेकिन ऐसे कपड़े बने ना। तो देखिए जो कपास है ना, ये कहां पर हुआ इसका उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र में। कहां पर हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जो ये कपड़े बने ये कहां पर बने, द्वितीय क्षेत्र में। कहां पर बने, द्वितीय क्षेत्र में। नोट पॉइंट एक राइट कर लीजिए। द्वितीयक में आएगा, द्वितीयक में आएगा। अगला पॉइंट क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न श्रमिक होते हैं उनको हम किस नामों से जानते हैं, उन्हें हम रेड कॉलर जॉब से नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेड कॉलर जॉब। अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिक हैं उनको हम क्या कहेंगे, रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है, विनिर्माण क्षेत्र है। क्या है, विनिर्माण क्षेत्र। तो राइट करते हैं इसमें किसकी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी, इसमें हिस्सेदारी किसकी रहेगी, किसकी रहेगी। देखिए वह क्षेत्र जिसमें क्या होगा, जो प्राथमिक क्षेत्र से जितनी भी चीजें मिल रही उनका क्या किया जाएगा। हाँ लिखिए, क्षेत्र के उत्पादों को, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। अर्थात जो हमें कच्चा माल मिला है, जो कच्चा माल को जहां पर यूज होगा, जो कच्चा माल है, कच्चा माल का जहां पर प्रयोग होगा वो कहां पर होगा, उद्योगों में तो होगा। कहां पर होगा, उद्योगों में होगा। तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। जैसे निर्माण में, जैसे हमारा भवन हो गया, स्मारक हो गया, स्मारक हो गया, सड़क हो गया, पार्क हो गया, सड़क हो गया, पार्क हो गया। और वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं, कपड़ा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, गैस हो गया, विद्युत हो गया आदि। हमने क्या बताया, भवन हो गया, स्मारक हो गया, मॉल हो गया, सड़क हो गया, पार्क हो गया, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, गैस, विद्युत आदि, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। वहीं आगे हम बात करते हैं, अब प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तीसरा है कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। राइट करिए सभी लोग, हेडिंग डालिए तृतीय क्षेत्र। और इसमें जो कुशल श्रमिक हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र में संलग्न श्रमिक हैं उनको हम किस नामों से जानते हैं, रेड कॉलर जॉब। प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। हाँ अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया गया था। इनको किस नामों से जानते हैं, व्हाइट का भाई साहब, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है इसलिए माइंड में बार बार वही गूंज रहेगा। ठीक, लिखिए द्वितीय क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को
द्वितीय क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है? व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर जॉब। अर्थात जो द्वितीय क्षेत्र में संलग्न श्रमिक है उनको हम किन नामों से जानते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। किन नामों से जानते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। आगे हम बात करते हैं, अगली हेडिंग डालिए, तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। राइट करिए, तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? जिसमें क्या मिलता है हमको? जिसमें सेवाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सेवाएं मिलती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या, हमने अभी क्या कौन सा एग्जाम्पल बताया था? चिप्स ना, आलू। आलू पर, आलू कहां पर बनेगा? आलू कौन सा उत्पाद है? आलू प्राथमिक है। अब आलू जो है तुम अपने पास तो रखोगे नहीं, जो तुम्हारे उपयोग के उतना रखोगे, बाकी क्या करोगे तुम? बेच दोगे। जब बेच दोगे ना, जब बेच दोगे तो वो कहां पर जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा ना। कहां पर जाएगा? फैक्ट्री में। अब मान लीजिए कि जैसे तुम्हारा आलू है, आलू क्या तुम अपने सर से लेकर जाओगे? अपने खोपड़ी पर लाद के जाओगे? खोपड़ी में लाद के जाओगे। तुम्हारे यहाँ फिर आलू का उत्पादन बहुत कम ही रहा। झोला दो झोला, झुआ दो झुआ, बस। आप समझो नहीं? समझो। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 10 ट्रक है तो 10 ट्रक आप खोपड़ी पे लाद के ले जाओगे? अब ले भी जा सकते हो, हाँ हाँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे? आपको ट्रक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रक की। तो जो ट्रक है वो ट्रक तुमको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा। ट्रक क्या दे रहा है? सेवा दे रहा ना। जाहिर सी बात है तुमको सेवाएं मिल रही हैं, तो जो हमारा परिवहन है वो किसमें आएगा? सेवा में। किसमें आएगा? सेवा में। तो अगली हेडिंग डालिए, तृतीय क्षेत्र। लिखिए, वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान होती हैं। वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या प्रदान की जाती हैं? सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तृतीय क्षेत्र। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, कोई बता सकता है? जैसे अच्छा ठीक, जैसे मान लीजिए कि ट्रैक्टर है, तुम्हारा ट्रैक्टर है, तुम ट्रैक्टर में काल लाद के ले जा रहे हो? क्या चीज? आलू। चलिए ठीक, मान लीजिए आलू लाद कर ले जा रहे हो, और इनकेस क्या हुआ, गली में तुम गए, उसकी जो पहिया है वो पंचर हो गई। पंचर हो गई ना। तो पंचर हो गई तो क्या आप वहां से चिल्लाओगे अपने पप्पा को कि जनक हो, इस पहिए की पहिया पंचर हो गई? हाँ। मान लीजिए गांव के अगल बगल पहिया पंचर हुई, तब तो आप चिल्ला सकते हो, आवाज लगा सकते हो। तो सर जी वही तो हम बता रहे हैं कि संचार भी इसी क्षेत्र में आएगा ना। तो परिवहन, परिवहन और संचार। होटल किसे कहते हैं? हाँ हाँ। चलिए ठीक ठीक, चलिए कोई बात नहीं। राइट करिए व्यापार। राइट करिए होटल। ठीक, होटल। राइट करिए होटल। आगे राइट करिए सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा। बीमा। बीमा। तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं?
हाँ, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी क्या कहते हैं, जाना जाता है। अर्थात जितनी भी सेवाएं हमको मिलेंगी वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तृतीयक। देखिए अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं तो हमको 3 ही बताने। कितने बताने हैं, 3 ही बताने हैं। देखिए क्या चीज, सामुदायिक अस्पताल लिखा रहता है शायद, हमारे अनुसार लिखा रहता है। ठीक, तो सामुदायिक सेवा में जितनी भी समुदाय के लिए सेवाएं मिलती हैं वो सामुदायिक सेवा कहलाती हैं। हो गया। देखिए जो शिक्षा आती थी ना, जो शिक्षा आती थी, शिक्षा को इस क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। शिक्षा को इस क्षेत्र से अलग कर दिया गया है, तो नोट पॉइंट डाल लीजिए, शिक्षा को इस क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। शिक्षा को इस क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। इसके पहले हमने क्या चर्चा किया था, कितनी कौन कौन से 5 क्षेत्र बताया था। चतुर्थ में क्या बताया था, जितनी भी बौद्धिक चीजें हैं वो चतुर्थ में आएंगे, और जो उच्च स्तरीय कमेटियां हैं जो डिसीजन लेंगी वो किस में जाएंगी, वो पंचम में जाएंगी। तो शिक्षा में क्या, शिक्षा में बुद्धि लगती है, लगती है। ठीक, तो जब लगती है तो शिक्षा को आप किस में रखेंगे, चतुर्थ में। लेकिन अगर चतुर्थ ऑप्शन नहीं है तो फिर हमको किस में रखना है, तृतीयक में। पूछे अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं तो कितने बताने हैं, मुक्त ही पूछेगा। फिर सीधे सीधे लिखा रहता है डिक्लेरेशन फॉर्म में, आयोग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ना। आपको बगैर सूचित किए इन जो रिक्तियां हैं उसमें पूरी तरीके से वृद्धि एवं उसमें पूरी तरीके से कटौती भी की जा सकती है। अगली हेडिंग डालिए चतुर्थ क्षेत्र। अगली हेडिंग डालिए चतुर्थ क्षेत्र। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी बताए हैं। अन्य क्षेत्र भी बताए हैं। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, पहले के समय में कितने क्षेत्र होते थे, 3। कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री ने कितने क्षेत्र बताए हैं, कितने क्षेत्र बताए हैं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र बताए हैं, अन्य क्षेत्र भी बताए हैं। कौन कौन से, 1 चतुर्थ 1 पंचम। देखिए चतुर्थ क्षेत्र में के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जितनी भी हमारी हाँ जो बौद्धिक गतिविधियां ना, जो भी हमारे बौद्धिक गतिविधियां हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी, चतुर्थ की ना। और जितनी भी उच्च स्तरीय कमेटियां हैं वो किस में आ जाएंगी, पंचम में ना। अच्छा जैसे मान लीजिए कहा जाए सीईओ होते हैं ना, हर एक विभाग के सीईओ होते हैं, पंचम में आएंगे। क्यों, उनको क्या बौद्धिक विकास उनका काम नहीं करता, बौद्धिक विकास के आधार पर ही तो उनको सीईओ बनाया गया होगा। अच्छा अच्छा, तो चतुर्थ क्षेत्र में लिखिए बौद्धिक गतिविधियों से, इसमें राइट करिए बौद्धिक गतिविधियों से लिप्त क्षेत्र। इंक्लूड बौद्धिक, इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं हमें आती, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते। ठीक, बौद्धिक गतिविधियों से लिप्त क्षेत्र अर्थात जिसमें बौद्धिक गतिविधियां शामिल हों
ना, जिसमें बौद्धिक गतिविधियां शामिल हो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? कौन क्षेत्र कहलाएगा? चतुर्थ क्षेत्र। इसमें लिखिए सूचना, एग्जाम्पल राइट करिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र, अनुसंधान, पुस्तकालय, शिक्षा, ये सब किस श्रेणी में आ जाएंगी? चतुर्थ में। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र, अनुसंधान हो गए, पुस्तकालय हो गया, शिक्षा हो गया, किस क्षेत्र में आ जाएंगे? चतुर्थ में। जितनी भी बौद्धिक गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र हैं, संबंधित जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो किस में आ जाएंगी? चतुर्थ में। किस में आ जाएंगी? चतुर्थ में। पंचम में कौन सी आ जाएंगी? उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली कमेटी, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली कमेटी, समिति कह सकते हो ना, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली कमेटी या समिति। समिति इंग्लिश शब्द है कि हिंदी? हिंदी होती है, ठीक। जैसे लिख लीजिए आयोग, आयोग हो गया, उच्च स्तरीय निर्णय, ठीक। आगे राइट करिए गैर लाभकारी संस्थाएं, गैर लाभकारी संस्थाएं, कमेटी आदि। तो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, मुख्य तीन होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र और बताए हैं, कौन कौन से? एक चतुर्थ, एक पंचम। चतुर्थ में कौन सा आता है? चतुर्थ में कौन सा आता है? बौद्धिक गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र। और पंचम में कौन सा आता है? उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली कमेटी। जो भी संस्थाएं हैं, कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।